प्रयागराज में साइबर क्राइम सेल ने बड़ा खुलासा किया है। ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें, आईजी रेंज प्रयागराज ने मीडिया के सामने अभियुक्तों को पेश करते हुए बताया कि ये विभिन्न कंपनियों की फर्जी वेबसाइट व सरकारी योजनाओं की फर्जी वेबसाइट बनाते थे और लोगों को फ्रेंचाइजी व योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। इन्होंने अंतर्राज्यीय स्तर पर करीब 15 लोग को ठगा है और प्रयागराज में 2 लोग से ठगी करी है, जिसको लेकर इनको गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस अब इनके साथियों की तलाश में जुट गई है और इन पर की लगाम कसने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली। क्या कुछ कहना है आईजी रेंज प्रयागराज का, आइए सुनाते हैं। 8 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करके रोक भी दिया था। इसमें फ्रेंचाइजी गूगल्स पर तमाम वेबसाइट देखते हुए वेबसाइट की जो है वो मिलती जुलती वेबसाइट बना करके ये फ्रेंचाइजी देने का काम करते हैं। जैसे इन्होंने मदर डेयरी और इनफील्ड जाबाद तमाम कंपनियों को और सरकारी भारत सरकार की योजनाओं का भी इसको पहले अध्ययन करते हैं। वेबसाइट के अध्ययन के बाद ये उसको उसमें जो उसके तरीके हैं वो सीखते हैं। जैसे मदर डेयरी का उन्होंने अगर करना है तो वो बताएंगे मदर डेयरी का आपको जैसे कोई वेबसाइट खोलेगा तो मदर डेयरी नाम से उसमें दिखाई देगा और वो उस पर जैसे ये उसको ऊपर करा देते हैं। तो जब खोलते हैं तो उसमें मदर डेयरी की जो आवश्यकताएँ होती है बताया जाएगा कि इसमें आपको अपना ये फॉर्म भरना है, फॉर्म शादी फॉर्मेलिटीज़ करनी है। फॉर्मेलिटी के बाद ये कहते हैं हमारा ये जो है वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट में जा रहा है। वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट में वेरीफाई कर कुछ दिन बाद बताएंगे कि आपका वेरीफाई हो गया है, अब आपको ये माल मिलने वाला है, ये जाने वाला है, आपका अपनी शॉप तैयार है, वो स्टोर तैयार है, उतना पैसा जो है वो उससे जमा कराते हैं। उसके बाद फिर वेबसाइट को गायब हो जाती है, फिर वो आदमी भी ठग जाता है। इस तरह से इन्होंने जो है करीब पूरा ये अभी 3 लोगों को पकड़ा गया है। ये काफ़ी लोग पूरे भारत में 17 मुकदमे लोग खिलाफ में गए। पुलिस ने इनके पास से लैपटॉप, फर्जी सिम और ATM भी बरामद किए हैं। गुस्सा यानी एंगर एक समस्या है और इस पर किस तरह से दुष्प्रभाव पड़ता है व्यक्ति पर, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर मनोचिकित्सक डॉक्टर ईशान्या राज का कि गुस्सा व्यक्ति को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है और इससे कैसे बचाव करना चाहिए, क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। आज हम बात करेंगे गुस्से के ऊपर में। गुस्सा यानी एंगर, हर रोज़ हम अपनी ज़िंदगी में इसको महसूस करते हैं। हमें समझना है कि गुस्सा एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन इमोशन है, बट अगर ये नॉर्मल से कहीं ना कहीं थोड़ा परे हो जाए तो विध्वंसकारी रूप ले सकता है। और जब एंगर आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो फिर कहीं ना कहीं एंगर हमें कंट्रोल करने लगता है और एंगर से ही हमारे पर्सनल रिलेशनशिप में, प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं दिक्कतें शुरू होने लगती है या हम दिक्कतों को अनुभव करते हैं। हमें समझना है कि एंगर एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसा मैं अभी बताई हूँ कि नॉर्मल इमोशन है। जैसे इमोशन होता है ना, पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। तो निगेटिव इमोशन में एंशियसनेस, लो फीलिंग, इरिटेबिलिटी, एंगर, ये सब निगेटिव इमोशंस का ही पार्ट होता है। लेकिन अगर वो रेंज यानी अपने दायरे से बाहर जाती है तो हमारे लिए भी प्रॉब्लमेटिक होती है, हमसे जुड़े लोगों के लिए भी प्रॉब्लमेटिक होती है और कहीं ना कहीं वो हमारे फंक्शनिंग को इम्पेयर करती है। तो हमें समझना है कि गुस्से के साथ हम कैसे रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करें। हमने देखा है ना कि कुछ लोग गुस्से में आकर के दूसरों का बुरा कर देते हैं, दूसरों को बुरा बोल देते हैं, दूसरों के साथ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर करते हैं। और गुस्सा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होता है, कहीं ना कहीं गुस्से में हम खुद कई बार ऐसे कदम उठा लेते हैं। अभी हमने देखा है कि कई बच्चे गुस्से में सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लेकर के आता है। तो गुस्सा भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस का एक महत्वपूर्ण अंग है। गुस्से के लिए ज़रूरी है इसको नियंत्रण में रखना, यानी एंगर मैनेजमेंट स्किल्स पे काम करना। तो मैं कुछ आपको बहुत प्रिसाइज वे में एंगर मैनेजमेंट स्किल्स में कुछ टेक्निक्स बताऊंगी, जिसमें सबसे पहले ये समझिए कि गुस्सा करना तो आसान है बट नहीं करना मुश्किल है। हमें समझना है कि गुस्सा करने से कोई भी चीज़ फिक्स नहीं हो जाएगी। गुस्सा करने से जो परेशानी है उसका हल नहीं आ जाएगा। तो थोड़े टाइम के लिए हमें परिस्थिति को इस तरीके से परसीव करनी है कि हम रिएक्ट करें या रिस्पॉन्ड करें। रिएक्शन बहुत जल्दी होगा
एक क्विक रिस्पॉन्स हो जाएगा, रिएक्शन हम कहते हैं कि किसी ने कुछ बोला और हमने उसको जवाब में इम्पल्स में आकर के गुस्से में कुछ कह दिया, जो कि रिएक्शंस देने आसान है। और जनरली गुस्से में हम नेगेटिव जो रिएक्शंस देते हैं वो फंक्शनल इम्पेयरमेंट लेकर के आ सकते हैं, दिक्कतें लेकर के आ सकती हैं। लेकिन जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं ना तो थोड़ा सा उसमें रिएक्शन टाइम होता है। एक स्टिमुलस आया, हमने एक रिएक्शन टाइम के अंतर्गत ये समझा कि हमें इस पे रिस्पॉन्स किस तरीके से करना है, ऐसे करना है या हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, अगर हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो ज़्यादातर चांसेस ये होता है कि हम प्रोडक्टिव वे में रिस्पॉन्स करें, यानी हमारे गुस्से का रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होगा। प्रोडक्टिव वे में रिस्पॉन्स करने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि अगर सामने से कोई स्टिमुलस मुझे गुस्सा दिला रहा है और मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इन्वायरमेंट चेंज करना है। मैं उस जगह से दूसरी जगह पे चला जाऊँ। दूसरी जगह पे जाने के बाद जाहिर सी बात है एसोसिएटेड थॉट्स आते रहेंगे और वो आपके अंदर कहीं ना कहीं एंगर, इरिटेबिलिटी, ऐसे इमोशंस, निगेटिव इमोशंस और क्रिएट करते रहेंगे। तो आपको कोशिश अगले स्टेप में ये करना है कि अब मैं उन थॉट्स से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करूं, ऐसे कि मैं कोशिश करूं कि मैं उन थॉट्स के ऊपर ध्यान ना दूंगी। बट माइंडफुल डिस्ट्रैक्शन में क्या होता है ना, अपने 5 सेंसरी ऑर्गन्स का उपयोग करके आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है। जैसे मुझे अगर बाकी घर की चीज़ों से अपने आप को यहाँ डिस्ट्रैक्टेड रखते हुए बैठ के अपने आप को किसी और चीज़ में बिजी रखना है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो भी काम कर रही हूँ उसमें 5 सेंसरी ऑर्गन्स का उपयोग कर रही हूँ। आँखों से मैं यहाँ के इन्वायरमेंट को देख रही हूँ, कानों से मैं जो आसपास आवाज़ आ रही है उसको सुन रही हूँ, और स्किन से मैं टेम्परेचर को फील कर रही हूँ। इस तरीके से 5 सेंसरी ऑर्गन का आप जो भी काम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का उसमें उपयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से डिस्ट्रैक्ट होंगे। नगरी प्रयागराज में, जहां प्रयागराज नाम इलाहाबाद का बदल कर किया गया, जिसके बाद काफ़ी विरोध भी हुआ था, उसकी कड़ी में अब प्रयागराज के मोहल्लों के नाम बदलने की तैयारी हुई है, जिसमें नगर निगम में सदन में सबकी सहमति भी जताई गई। ऐसा महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने कहा था, जिसके बाद अब कांग्रेस के नेता व पार्षद नफीस अनवर ने इसका विरोध जताया है इस पर, और साथ ही उन्होंने कहा है कि सिर्फ बीजेपी के पार्षदों द्वारा सहमति जताई गई है, और उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं और इस मामले पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, जिस तरीके से पार्षदों का नाम लेके माननीय महापौर जी बता रही हैं कि नाम बदलने का काम किया गया है, निश्चित तौर पर इलाहाबाद का नाम प्रयागराज बदलने पर क्या पार्षदों ने इस बात का प्रस्ताव दिया था? किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं दिया था। और ये जो प्रस्ताव की बात कर रही हैं, निश्चित तौर पर ये भाजपा के पार्षदों ने अपना प्रस्ताव दिया और महापौर के सहमति पर दिया। और जिस तरीके से शहर के मोहल्लों का नाम बदलने का काम किया गया है, ये हमारे इलाहाबाद के इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का काम किया जा रहा है। आज जिस तरीके से नैनी का अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम लेने का काम किया जा रहा है, हमें तो इतिहास याद है कि श्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी जब मुख्यमंत्री थे और जब सांसद थे, तो उन्होंने नैनी के लिए बहुत काम किया, तमाम फैक्ट्रीज वगैरह लगाया। अगर नाम बदलना ही था तो श्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी के नाम पर नैनी का नाम बदलना चाहिए था। इन छोटे छोटे मोहल्ले का जो नाम बदला जा रहा है, उससे मेरी कोई सहमति नहीं है, क्योंकि हम लोग निश्चित तौर पर ये चाहते हैं कि इलाहाबाद की जो गंगा जमुना तहजीब है, उसी के आधार पर इलाहाबाद की धरती को पाक साफ रखा जाए। इस तरीके की राजनीति ना किया जाए जिससे आम जनता को दुख पहुँचे। संगम नगरी प्रयागराज ताजमहल को लेकर दाखिल हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने पर अब अधिवक्ता आरिफ इकबाल व राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के संरक्षक ने निशाना साधा है और सरकार पर हमला बोला है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका ताजमहल को लेकर दाखिल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि ताजमहल के बंद 20 कमरे को खोला जाना चाहिए, क्योंकि उसमें भगवान शिव के मंदिर हैं, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका को गलत बताते हुए खारिज कर दिया, जिस पर आरिफ इकबाल ने अब निशाना साधा है। आइए सुनाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ऑनरेबल जस्टिस डी.के. उपाध्याय, ऑनरेबल जस्टिस सुभाष विद्यार्थी साहब की बेंच में मैंने परसों ही आपके इसी चैनलों के माध्यम से सभी जो चैनल आपके मैंने कहा था कि हाईकोर्ट इस तरह की बेसलेस पिटीशन को खारिज कर देगा। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूँ,
क्योंकि हाईकोर्ट ने एक अपना ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा दिया कि पहले रिसर्च करो, स्टडी करो, पढ़ो, क्योंकि ताजमहल जो है विश्व के 7 आश्चर्यों में से 2007 में नंबर 1 स्थान हासिल किया और यूक्रेन ने 1983 में इसको पहला उसमें घोषित किया विश्व के 7 अजूबों में। और 20,000 मजदूरों को लगाकर इसका निर्माण 20,000 मजदूर 20 साल काम किए। वाकई में इससे इंडिया को फॉरेन करेंसी जो मिलते हैं, इंडियन डॉलर, इससे एक आय का स्रोत होता है। और जो 20 कमरे बंद है वो सिक्योरिटी पर्पज़ से बंद है, कोरोना पर्पज़ से बंद किए गए थे। वहाँ कोई इस तरह का धार्मिक उसे एंगल से नहीं बंद किया गया था। लेकिन ये विहिप के नेता जो थे, ये धार्मिक उसको रंग रूप देने के लिए, चूंकि इस तरह का विवाद इसलिए उठाया जा रहा है कि विदिन 1 साल के अंदर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले, वहाँ राजस्थान को छोड़कर बाकी जगहों में भारतीय जनता पार्टी शासन में है। तो पब्लिक का मन डाइवर्ट करने के लिए, इशूज से डाइवर्ट करने के लिए, भूख, शिक्षा, भय, भ्रष्टाचार, रोजगार पे ये बात ना हो, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमानों के मुद्दे पे बात हो, तो कोर्ट का फैसला कहीं ना कहीं अपने आप में एक वेलकम करने वाला है। मैं इस कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूँ। ज्ञान वापी को लेकर हो रहे विवाद और साथ ही कुतुब मीनार में मंदिर बताए जाने की बात पर आप जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है सरकार को, आइए सुनाते हैं। याचिका दाखिल हुई है और कुतुब मीनार में भी भगवान विष्णु का मंदिर बताया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? ये कोई मुद्दा थोड़ी है, ये तो कुछ गधे लोग ज़बरदस्ती देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इसमें ये कोई सवाल का विषय ही नहीं है। सवाल मालूम है क्या होना चाहिए? सवाल ये होना चाहिए, लोगों को ये सवाल उठाना चाहिए कि सिलेंडर का दाम कितना बढ़ गया। हमारे देश के गृह मंत्री जो कहते हैं कि बेटियां बड़ी सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में, सवाल ये होना चाहिए कि देखिए ये जो है रेप का आरोप लगा हुआ है एक किशोरी के ऊपर। एक यहाँ पर अभी एक न्यूज़ निकली हुई है कि एक बच्ची को लोगों ने उठा लिया, उसको जो है अपहरण कर लिया उसका। ये सवाल होना चाहिए। लेकिन ये इन सब मुद्दों से ये जो अंधभक्त हैं ना, ये भटकाते हैं लोगों को, ये असली मुद्दा उठने नहीं दे रहे हैं। और मैं अपने उत्तर प्रदेश की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, आप अपने सवालों को अब करना शुरू करिए। ये सब फालतू के मुद्दों को पीछे मत जाइए, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। और ये सारी संपत्ति जो सरकारी संपत्तियां हैं, देश की संपत्तियां हैं, उस देश की संपत्ति को संभालने के लिए, उनके सवालात को उठाने के लिए सरकारें हैं, सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन हमको अपने हक की भी अब आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और इन सब मुद्दों को उठाने की ज़रूरत है, वरना बहुत जल्दी, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, कहीं ऐसा ना हो कि श्रीलंका जैसा हाल हमारे हिंदुस्तान का हो जाए। संगम नगरी प्रयागराज, जहां ज्ञान वापी पर हो रहे विवाद व बीते दिनों सर्वे के दौरान हुए प्रदर्शन को लेकर अब कांग्रेस के प्रवक्ता सैयद साहब ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही इसे चुनावी मुद्दे से जोड़ते हुए उन्होंने सरकार को घेरा है और साथ ही कहा है कि सरकार शहर की अमन चैन ख़त्म करा रही है और उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सैयद साहब ने, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, सत्ता मौजूदा उत्तर प्रदेश की सत्ता अपने पक्ष में प्रशासन का इस्तेमाल कर रही है और इनके जितने भी लंगूरी संगठन हैं विभिन्न नामों से, वो इस तरह के माहौल को ख़राब कर रहे हैं और उनको आगे करके इस तरह का खेल किया जा रहा है। जबकि साफ तौर से हो गया, साफ तौर से स्पष्ट है 1992 के कानून में कि कोई भी धर्मस्थली पर 47 के बाद की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ना कोई भी उसका प्राधिकरण सुनेगा, ना कोई उसका न्यायालय एंटरटेन करेगा, ना समाज में इस तरह की कोई बातें होंगी। लेकिन इनके कथनी और करनी में फ़र्क है। जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, ये मोहन भागवत ने कहा था कि हम लंबे दिनों से बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब इसके बाद हमारा कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन अब ये लंगूरी संगठनों के माध्यम से, विभिन्न संगठनों के माध्यम से इस तरह का सवाल उठाकर सूबे का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। अब क्या नाम, बनारस की गंगा जमनी तहजीब को नष्ट कर देना चाहते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां परिवहन माफियाओं के द्वारा खुलेआम नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए डग्गा मार वाहन संचालित बस अड्डों के बाहर से किए जा रहे हैं, चाहे वो सिविल लाइन बस अड्डा हो
या फिर बाई के बाग क्षेत्र की सड़कें हों जहां से डग्गा मार वाहन संचालित हो रहे हैं और परिवहन विभाग को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं और खुलेआम सिविल लाइन बस अड्डे के सामने से संचालित हो रहे डग्गा मार वाहन। पुलिस और परिवहन विभाग की लापरवाही से संचालित हो रहे डग्गा मार वाहन सरकार को लग रहा लाखों का चूना। संगम नगरी प्रयागराज में एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार ने फोर्स के साथ निकलकर सिविल लाइन क्षेत्र का भ्रमण किया और सुरक्षा के दृष्टिगत यहां पैदल गश्त किया। बता दें, गश्त के दौरान एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह व एसपी क्राइम सतीश चंद व सीओ फर्स्ट सत्येंद्र तिवारी भी मौजूद रहे। वहीं एसएसपी प्रयागराज पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की बिल्डिंग समेत कई बिल्डिंगों का जायजा लिया व सुरक्षा के दृष्टिगत सिविल लाइन की सड़कों पर पैदल गश्त किया।